महुआपुर गांव में सबसे मशहूर थे बिरजू के पान। दूर दूर से लोग बिरजू चाचा के पान खाने तशरीफ लाते थे। चाचा, हमें जरा एक खास पान लगा दो। मुझे तो 2 पान दे दो, आज बीवी के साथ खाऊंगा। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। अरे चाचा, आप ऐसे खास क्या डालते हैं अपने पान में जो आपके जैसा जायका कहीं आता ही नहीं? अब ये तो मेरे सालों का तजुर्बा है बेटा। अब 35 साल हो गए हैं मुझे पान बनाते बनाते। वाह चाचा वाह, ये तो कमाल है। बिरजू के हाथ का पान खाकर लोग मुतमईन हो जाते थे और उनकी तारीफ किए बगैर नहीं जाते थे। बिरजू एक पान 15 रुपए में फरोख्त करता था, फिर भी लोग उन्हीं की पान की गुमटी से पान खाना पसंद करते थे। बिरजू की पान गुमटी के सामने रवि की भी पान की गुमटी थी। रवि एक पान 10 रुपए में फरोख्त करता था। खास पान सिर्फ 10 रुपये, 10 रुपये। अरे भाई रुको जरा, एक मर्तबा मेरा भी पान चक्कर तो देखो। अरे भाई, आपके पान में वो बात नहीं जो बिरजू चाचा के पान में है। अरे लेकिन मैं भी तो पान में वही सब डालता हूँ जो बिरजू चाचा डालते हैं। अब जो भी हो, हम तो बिरजू चाचा का ही पान खाएंगे। रवि लोगों को बुलाया करता था, लेकिन फिर भी लोग उसके पास पान नहीं खाया करते थे। कुछ गिने चुने लोग ही जो रवि के दुकान पर पान खाया करते थे, इसलिए रवि बहुत मायूस रहता था। हर रोज रवि मायूस चेहरा लेकर घर जाया करता था। क्या हुआ, आज भी फरोख्त अच्छा नहीं हुआ क्या? मालूम होता है उस बिरजू चाचा के मरने तक मेरी कोई फरोख्त नहीं होगी। सोच रहा हूँ कि किसी और गांव में जाकर पान गुमटी खोलूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इस गांव में सब कुछ अच्छा है। लेकिन कमाई का तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है। वो तुम्हारी परेशानी है, खुद ही हल करो। मैं क्या करूं? वैसे बताना भूल गई, कल मेरा भाई आ रहा है, कुछ रोज वो यहीं रहेगा। एक और नई मुसीबत। कुछ कहा क्या? नहीं तो। रवि के मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। एक जानिब उसकी आमदनी कम हो रही थी और दूसरी जानिब उसकी बीवी के तेवर। खैर, अगला दिन आया। सूरज के निकलने के साथ ही लोग अपने काम पर जाने लगे। इधर बिरजू और रवि ने अपनी पान की गुमटी खोली और हमेशा की तरह बिरजू के आते ही उसके खरीदार भी आ गए। मालूम नहीं मेरी पान गुमटी कब चलेगी। रवि मायूस पान गुमटी में बैठा था। आओ जीजा जी, प्रणाम। आप दूर से ही प्रणाम करोगे या करीब आओगे? आप भी ना जीजा जी। मुकेश ने अपने जीजा के पैर छुए। मुकेश का तवज्जो रवि की आंखों की जानिब गया। अरे जीजा जी, आप तो सूख कर कांटा हो रहे हैं। मेरी जीजी आपका ख्याल वगैरह नहीं रखती क्या? अब ये तो तुम अपनी जीजी से पूछना। मुकेश का तवज्जो रवि की आंखों की जानिब गया। रवि बिरजू की पान की गुमटी को घूरे जा रहा था। क्या हुआ जीजा जी, कब से उस पान गुमटी वाले को मुसलसल घूरे जा रहे हो? अब क्या बताऊं, उस पान गुमटी पे देखो कितना हुजूम है और एक मेरी पान गुमटी है, कोई खरीदार ही नहीं आता। मालूम नहीं वो बिरजू अपने पान में ऐसा क्या डालता है, खरीदार खींचे चले आते हैं उसके पास। जब तक वो पान बनाता रहेगा मेरा कारोबार तो चौपट ही रहेगा। मेरे पास एक तरकीब है जीजा जी, वो पूरा हुजूम आपका पान खाएगा और आप उस चचा से भी ज्यादा कमाएंगे। कैसे? मुकेश ने अपनी तरकीब रवि के कानों में बताई। लेकिन इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। बहुत लोग पान में डालते हैं और फिर देखना, जो एक मर्तबा खाएगा वो बार बार खाएगा। ठीक है, एक मर्तबा आजमा कर देख लेते हैं। मैं लेकर आता हूँ। मुकेश कहीं चला गया और रवि बिरजू की दुकान की जानिब हंसते हुए देखने लगा। अब देखता हूँ मेरे पान कैसे नहीं फरोख्त होते। कुछ देर बाद मुकेश वो चीज लेकर आ गया। थोड़ा थोड़ा हर पान में मिला देना जीजा जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ जीजी से मिलने। मुकेश ने रवि के पैर छुए। हाँ हाँ, खुश रहो।
और फिर वो वहाँ से चला गया। रवि ने वो चीज मिलाकर पान बनाया। मुफ्त का पान, एक पान मुफ्त। आओ 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 चखो, ऐसा पान कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा। रवि की आवाज सुनकर लोगों का तवज्जो उसकी जानिब गया। मालूम होता है ये पागल हो गया है, पान मुफ्त में दे रहा है। मुझे लगता है इश्तिहार के तौर पर मुफ्त में दे रहा है। चलो ठीक है, चलकर खा ही लेते हैं। बिरजू के कुछ खरीदार रवि की पान गुमटी पे आए। मुझे एक मुफ्त पान दो और मुझे भी। रवि ने दोनों खरीदारों को पान दिया। वो पान खाते ही उनका दिल खुश हो गया और शक्ल पे खुशी आ गई। अरे वाह, ये तो कमाल है, ऐसा पान मैंने जिंदगी में नहीं खाया। वाह वाह, क्या बात है। अपने पान की तारीफ सुन रवि खुश हुआ। एक और पान दो। एक ही पान मुफ्त था, दूसरे का दाम 15 रुपया। ठीक है, ये लो। रवि ने पैसे लिए और दूसरा पान दिया। इन दोनों को देखकर कई और खरीदार रवि का पान खाने आए। मुझे भी मुफ्त पान दो। मुझे भी। जिसने मुफ्त का पान खाया, सभी ने दूसरा पान खरीदा और उस पूरे दिन में रवि की काफी अच्छी आमदनी हुई। आज रवि बेहद खुश था, इसलिए वो अपने घर मिठाई लेकर गया। अरे वाह जीजा जी, बहुत खुश लग रहे हैं। तुम्हारी तरकीब काम कर गई। आज पहली मर्तबा इतने सारे पैसे एक ही दिन में कमाए हैं मैंने। वाह वाह, ये लो स्वर्णा, तुम्हारी पसंदीदा मिठाई। और आज की कमाई? रवि ने पैसों की गड्डी स्वर्णा के हाथ में रख दी, जिसे देखकर वो भी हैरान हो गई। अरे ये क्या, आज कोई जादू वादू किया है क्या? जीजी, ये मेरा कमाल है। आज से जीजा जी रोज ऐसे ही मोटे पैसे कमाएंगे। वाह भाई। स्वर्णा ने अपने भाई की बहुत खातिरदारी की। रवि रोज वो चीज पान में मिलाने लगा। खरीदार उस पान को बार बार खाने आने लगे। बिरजू के भी सारे खरीदार अब रवि का ही पान खाते थे। बिरजू की पान गुमटी अब खाली होने लगी। ये देखकर बिरजू हैरान था। हे भगवान, ये कैसा करिश्मा है आपका। अपना करम मुझ पर बनाए रखना भगवान। बिरजू भगवान को याद कर ही रहा था कि उसकी गुमटी पर एक खरीदार आया, एक नामालूम शख्स। चाचा, एक पान दीजिए। बिरजू ने उस खरीदार को पान दिया और 15 रुपए ले लिया। फिर वही खरीदार रवि की दुकान पर गया और उसने वहाँ से भी एक पान खरीदा और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। कुछ देर बाद ये नामालूम शख्स वापस लौटा और सीधा रवि की दुकान पर गया। उसने रवि की हाथों में हथकड़ी डाल दी। भोले भाले लोगों को अफीम वाला पान खिलाते हो? ये झूठ है जनाब, मैंने अफीम नहीं मिलाया। मैं नारकोटिक्स महकमे से हूँ। हमें कबल ही खबर मिली थी कि इस गांव में कोई पान वाला अफीम मिलाकर फरोख्त कर रहा है, और जब हमने दोनों पान वाले के पान की जांच की तो इल्म हुआ कि तुम्हारे पान में अफीम मिली हुई है। अब तुम्हारी आगे की जिंदगी कैद खाने में गुजरेगी। पुलिस वालों ने रवि को गिरफ्तार कर लिया और हवालात में डाल दिया। उसके थोड़े से पैसों की लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गया था जो मैंने अपने साले की बात सुन पान में अफीम मिलाया। लालच के चक्कर में मेरा ये हश्र हो गया। ना वो पान में अफीम मिलाता और ना ही उसका ये हश्र होता। लालच बुरी बला है। एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी रहा करता था। अशोक अपने 20 साल के बेटे चंदन के साथ गांव के चौराहे पर मोमोज का ठेला लगाकर बेचता था। एक दिन की बात है, अशोक चंदन के साथ काम पर जा रहा था कि तभी उसकी 17 साल की बेटी अनीता उससे बोली, पिताजी, मुझे कुकिंग का कोर्स करना है और उसके लिए अलग से फीस जमा करनी है। अब ये कौन सा नया चोचला है? पापा, कुकिंग मतलब खाना बनाने का कोर्स। हमारे जमाने में ये बेकार की बातें नहीं हुआ करती थी। अरे तुम्हारी अम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है।
फिर तुम्हें ये बेकार का कोर्स करने की क्या जरूरत है? मैं फालतू में पैसे खर्च नहीं कर सकता। अशोक की बात सुनकर उसकी बीवी बिंदु उससे कहती है, आपका जमाना कुछ और था जी, अब जमाना बदल गया है। बिटिया का दिल मत तोड़ो। तो बिटिया को रेस्टोरेंट में जाकर खाना बनाना है। अरे अपनी ससुराल में चूल्हा चौकी करनी है। वैसे भी मैं इसकी पढ़ाई छुड़वा दूंगा। इतना कहकर अशोक अपने बेटे चंदन के साथ गांव के चौराहे पर मोमोज बेचने चला गया। अशोक चौराहे पर पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया आ गया। और सुनाओ अशोक, क्या हालचाल है? ऊपर वाले का एहसान है मुखिया जी। तुम्हारा बेटा चंदन तो अब काफी बड़ा हो गया है। अब तुम्हें इसके निकाह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारे काम में अब हाथ बटाने लग गया है। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मगर मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी बेटी अनीता की शादी कर दूँ। अनीता तो अभी केवल 17 साल की है अशोक। सबसे पहले तो तुम्हें उसे स्कूल से हटाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ बन भी जाए तो फिर वो अब्बू का सहारा नहीं बनेगी, बल्कि अपने शौहर का सहारा बनेगी। अब्बू तो बेचारा उनके शादी तले कर्ज में डूब जाता है, और बेटे हमेशा अम्मी अब्बू की हिफाजत करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। आज मैं अपने बीवी से यही बात कह रहा था कि कल मैं अनीता को स्कूल से हटवा दूंगा। अगले दिन अनीता स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अशोक अनीता से कहता है, तुम्हें आज से स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है अनीता। अब तुम घर पर चूल्हा संभालो। अशोक की बात सुनकर बिंदु नाराज हो जाती है। ये कैसे जाहिलों जैसी बातें कर रहे हैं आप? जाहिलों जैसी बातें नहीं कर रहा। वैसे भी कल अनीता की शादी हो जाएगी। भला इसके पढ़ने लिखने से हमें क्या फायदा होगा? आपने हमेशा अनीता से ज्यादा चंदन को तवज्जो दिया है। आप चंदन के प्यार में इतना खो गए हैं कि आपको चंदन में कोई बुराई ही नजर नहीं आती। कभी पूछा है आपने कि आधी रात को घर पर क्यों आता है? आखिर कहाँ जाता है ये? क्या करता है? चंदन लड़का है बिंदु, और लड़के शाम के बाद घर पर नहीं बैठते, बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं। महीने के 10 दिन ही आपके साथ काम पर जाता है और बाकी के 20 दिन सिवाय आवारागर्दी के कुछ नहीं करता है। पढ़ाई लिखाई तो चंदन के दिमाग में कभी घुसी ही नहीं। अपनी बीवी की बात सुनकर अशोक पैर पटकता हुआ चंदन के साथ गांव के चौराहे पर ठेला लेकर चला गया और गुस्से में चंदन से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी अम्मी बहुत जिद्दी है। वो अनीता की पढ़ाई किसी भी कीमत पर नहीं छुड़वाएगी। मेरी समझ में नहीं आता अब्बू कि आखिर अम्मी को मुझसे क्या दुश्मनी है। वो हमेशा मेरे खिलाफ आपको भड़काती रहती है। दिल छोटा मत करो। वो अभी जानती नहीं है ना कि लड़के ही अम्मी अब्बू का सहारा बनते हैं। लड़कियां तो पराई हो जाती है। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन अशोक चौराहे पर ठेला लेकर पहुंचा ही था कि तभी गांव का पंकज नाम का दबंग आदमी अशोक के पास आकर कहता है, तुम्हें जमींदार साहब ने याद किया है अशोक? जमींदार साहब को मेरी क्या जरूरत पड़ गई? ये तो तुम उन्हीं से जाकर पूछ लेना। अशोक तुरंत जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। जमींदार अशोक की ओर देखकर कहता है, तुम्हारा बेटा झूठ बोलकर पिछले 2 साल से मुझसे पैसे लेकर जा रहा है। अब तक वो पूरे 10 लाख रुपए उधार ले जा चुका है। किस तरह का झूठ बोलकर? यही कि तुम्हें कैंसर है और वो तुम्हारा इलाज करवा रहा है। कल मुझे पता चला कि वो सारे पैसे जुए में उड़ा रहा है। कल जब मैंने अपने पैसे मांगे तो वो कस्बा छोड़कर ही भाग गया। अब उसके रकम की भरपाई तुम पूरा करोगे। जमींदार साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैंने मेरे अब तक पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं, वो भी लिखा पढ़ी से। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत दे देता हूँ। अगर 10 दिन में मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस नहीं मिले तो फिर मैं तुम्हारे ही घर से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। अशोक मुंह लटकाकर अपने घर पर आ गया और सारा मसला रोते हुए अपनी बीवी को बताने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा बिंदु, अब मैं क्या करूं? मैं तो सड़क पर आ गया। अब मैं समझी,
कि चंदन रात में बैग लेकर कहाँ जा रहा था। वो भाग रहा था। गलती मेरी है बिंदु, तुमने ठीक कहा था। बेटे के मोहब्बत में मैं अंधा हो गया था। तभी अनीता अपने पापा से बोली, पापा आप मायूस मत होइए। चंदन भैया अगर आपका साथ छोड़कर चले गए तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपके साथ। लेकिन बेटी तुम कर भी क्या सकती हो? पापा माँ ने मुझे चुपके से कुकिंग कोर्स के लिए पैसे दिए थे। मैंने एक प्रैक्टिकल करके नई डिश बनाई है। मोमोज अब पुरानी डिश हो गई है। कल मैं गांव के बाजार में आपके साथ पान वाला डोसा बेचूंगी। बस आप मुझे बाजार से पान खरीद कर दे दीजिए। लेकिन बिटिया, जमींदार ने सिर्फ 10 दिन का वक्त दिया है। फिक्र क्यों करते हैं, हो सकता है कि बिटिया के बनाए हुए पान डोसा जादुई साबित हो। अगले दिन अशोक ने बहुत सारे पान अनीता को लाकर दे दिए। अनीता ने सारे पान बारी बारी पीस कर एक पतला लेप बना लिया और अपने पापा के साथ बाजार में चली गई। बाजार में अनीता ने एक बड़ी सी कढ़ाई में गरम तेल डालकर पान का लेप डाल दिया। कुछ ही वक्त में वो एक चपाती जैसा बन गया और उसे डोसे का आकार देकर ऊपर से बहुत सारा मक्खन लगा दिया। कुछ ही वक्त में अनीता के बने हुए पान डोसे की महक चारों ओर फैल गई। तभी एक ग्राहक दौड़ता हुआ वहाँ पर आकर बोला, ये किस तरह का डोसा है? ये पान डोसा है। इस तरह के डोसे के बारे में तो ना कभी मैंने सुना है और ना कभी खाया है। एक बार जब इसे खाकर देखोगे तो इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। एक डोसा कितने का है? डोसा 50 रुपए का है। मैं अपनी मालकिन के साथ यहाँ पर आया था, मैं अभी उन्हें यहाँ पर लाता हूँ। कुछ वक्त में वो ग्राहक एक खूबसूरत और सभ्य दिखने वाली औरत को वहाँ पर बुला लाया। वो सभ्य औरत अनीता से बोली, मैं पड़ोस के गांव के जमींदार की बीवी कजरी हूँ। 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी कलेक्टर से हो रही है। मैं इस गांव में किसी रसोइये की तलाश से आई थी जो कोई नया डिश बना सके। लेकिन तुम्हारा पान डोसा देखकर मुझे यकीन हो गया है कि इससे नई डिश कोई नहीं बना सकता। क्या तुम मेरे सारे बारातियों के लिए पान डोसा बनाकर तैयार कर सकती हो? हाँ हाँ कर सकती हो ना, बस आप एक बार मुझे मौका देकर तो देखिए। ठीक है, अगर तुम्हारे बनाए हुए पान डोसा मेरे घर आए सारे बारातियों को पसंद आए तो फिर मैं तुम्हें इस काम के 15 लाख रुपए दूंगी। चलो मेरे साथ। अनीता अपनी माँ और पिता को लेकर कजरी के साथ उसके गांव में बनी हुई हवेली में चली गई और मेहनत से पान डोसा बनाने में जुट गई। 3 दिन के अंदर अनीता ने अपनी मेहनत और लगन से सारे बारातियों के लिए पान डोसे बनाकर तैयार कर दिया। एक बाराती पान डोसा खाकर चीखता हुआ कहता है, मैंने भारत के हर हिस्से में डोसे खाए हैं, लेकिन इससे लजीज डोसा मैंने कभी मेरे जिंदगी में नहीं खाया। सभी को अनीता के हाथ के बने हुए पान डोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। ये देखकर कजरी खुश होते हुए अनीता से बोलती है, तुम बहुत ही मेहनती लड़की हो। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि किसी 5 स्टार होटल में होनी चाहिए। मैं तुम्हें 15 लाख रुपए देने के अलावा शहर के टॉप 5 स्टार होटल से पान डोसे का कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाऊंगी। कजरी ने अनीता को 15 लाख रुपए पकड़ा दिए। अनीता सारे पैसे अपने पापा को दे देती है। पापा, इन पैसों पर आपका हक है। अपनी बेटी की बात सुनकर अशोक की आंखों में आंसू आ गए। बिटिया, मैं तुम्हें जिंदगी भर बोझ समझता रहा। मैं हमेशा सोचता रहा कि बेटे ही अम्मी अब्बू का सहारा बनते हैं, लेकिन मैं गलत था। आज मैं समझ गया कि बुरा वक्त पड़ने पर अगर कोई काम आता है तो वो आती है सिर्फ बेटियां। अशोक सीधा जमींदार की हवेली पर जाकर पैसे देते हुए कहता है, जमींदार साहब, ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए। मैं जानता हूँ अशोक कि तुमने इतने जल्दी 10 लाख रुपए कैसे कमाए हैं। ऊपर वाला तुम्हारी जैसी बेटियां हर किसी को दे। कुछ दिनों बाद अनीता को शहर के एक सबसे बड़े 5 स्टार होटल में पान डोसा बनाने का ऑर्डर मिल गया और अशोक के दिन बदल गए।
अनीता अपने पापा अशोक से कहती है, पापा, अब आपको बाजार में ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम अपने झोपड़पट्टी की जगह एक बहुत अच्छा घर बनवाएंगे। मैं आपको और माँ को कभी नहीं छोड़ूंगी। अनीता की बात सुनकर उसकी माँ बिंदु अपने पति से बोली, मैं कहती थी ना कि हो सकता है बिटिया के बनाए हुए पान डोसा जादुई साबित हो। बिंदु की बात सुनकर अशोक मुस्कुराने लगा। सच भी यही था। अनीता के बनाए हुए पान डोसा अशोक के लिए जादुई साबित हुए थे।